हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। यह हमारा वीडियो नंबर फर्स्ट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। और इस वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर किसी भी फर्म को क्यों क्लोज करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या अंतर है, जब फर्म क्लोज करते हैं तो कौन से अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि किन किन कंडीशंस में फर्म को क्लोज करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करना। मगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस कहा गया। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहने का मतलब कि आप पार्टनरशिप का रिलेशन तोड़ रहे। डिसोल्यूशन मतलब होता है कि ब्रेक करना। अब फर्म को ब्रेक कर रहे यानी कि फर्म क्लोज हो रहा। मगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब होता है कि पार्टनर का रिलेशन टूटना। जैसे मान लीजिए मैं ABC 3 पार्टनर था, तीनों बिजनेस चला रहा था। अचानक से डी को वो लोग एडमिट किया तो जाहिर सी बात है ABC का तीनों का जो रिलेशन था वो टूट जाएगा। अब जो रिलेशन क्रिएट होगा ABCD चारों के ऊपर होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्यों? क्योंकि पहले का जो रिलेशन था पार्टनरशिप का, पार्टनर का, वो रिलेशन खत्म हो गया और अब नया रिलेशन क्रिएट हुआ। इस केस में आप देख पा रहे हो कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। डी के आने के बाद बिजनेस चलेगा ही चलेगा। मगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि आप फर्म को ही क्लोज कर रहे हैं, और फर्म को क्लोज करने का मतलब होता है कि आप पार्टनरशिप फर्म को एंड कर दिए, यानी कि पार्टनर के जितने भी रिलेशन थे, जितने भी पार्टनर्स थे, सारे पार्टनर के रिलेशन जो है वो एक एंड कंक्लूजन पे आ गए, एक एंड पोजीशन पे आ चुके। बात समझ में आ रही? तो चलिए इसी चीज को हम लैंग्वेज से और काफी सारा डिफरेंस भी देखेंगे तो आपको और भी क्लियरिटी आएगा, है ना। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं होगा क्लास, इसमें हम लोग ज्यादा कुछ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा नहीं देखें। तो ये है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये क्या दिख रहा है? फर्म। क्लास 12 अकाउंटेंसी, है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहने का मतलब कि पार्टनरशिप को क्लोज कर रहे हैं, यानी कि पहले जो रिलेशन था ABC का अब वो रिलेशन नहीं रहेगा। अब ये किसी भी केस में हो सकता है। जैसे किसी ABC पार्टनर था, 1:2:3 के रेशियो में शेयर करता था, मगर अब ये लोग शेयर करना चाहता है 1:1:1 में, तो इसको भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे, क्योंकि रिलेशन चेंज हो रहा है। जब भी पार्टनर का रिलेशन चेंज हो मगर फर्म कंटिन्यू चल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म लग गया मतलब वो अलग हो गया, है ना। फिर उसके बाद किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, या फिर किसी का रिटायरमेंट हो रहा है, या फिर किसी का डेथ हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पर पार्टनर के रिलेशन में एक एंड आता है, और इट मे नॉट क्लोज द बिजनेस, और बिजनेस क्लोज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देखिए क्या कह रहा है? द एक्ट एंडिंग टू द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, द एक्ट एंडिंग मतलब वो एक्टिविटी जो ओल्ड पार्टनरशिप को एंड खत्म कर रहा है, एंड एग्रीमेंट, है ना। ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म ड्यू टू एडमिशन, और फर्म का रिकंस्ट्रक्शन करना ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो क्या कह रहा है? जब पार्टनरशिप फर्म को ही क्लोज कर दे रहे, यानी कि अब फर्म रहेगा ही नहीं, है ना। सारे पार्टनर अब बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, अब सारे पार्टनर का रिलेशन खत्म, तो उसको कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। व्हेन द रिलेशन बिटवीन all the partner of the firm comes to an end, एक एंड पोजीशन पे आ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सेक्शन 39 of the Indian Partnership Act provide that the dissolution of the partnership between
all the partner of the firm is called dissolution of firm. पार्टनरशिप सेक्शन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39 क्या कहता है? सेक्शन 39 में ये लिखा हुआ है कि द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ द फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। मतलब सारे पार्टनर का जो डिसोल्यूशन हो जाता है, जो कि एक फर्म को क्लोज कर देता है, उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। It implies complete breakdown of the relation of the partnership between all the partner। और ये क्या करता है? complete breakdown कर देता है, यानी कि सारे के सारे रिलेशन को क्या कर देता है? ब्रेक करके फर्दर जो बिजनेस है वो क्लोज कर देता है ना। चलिए नेक्स्ट, अगर डिफरेंस की बात करें तो आपको यहाँ पे और क्लियरिटी आएगा। फर्स्ट डिफरेंस कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। अच्छा देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोले चाहे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोले, बात एक ही है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोले या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोले, बात एक ही है। मगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोले तो वो अलग है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर, सिर्फ पार्टनर के एग्रीमेंट में चेंजेस हो रहा। पर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनरशिप ऑफ द फर्म डिसॉल्व हो गया, यानी कि अब फर्दर बिजनेस चलेगा ही नहीं। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, द फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस। इस केस में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप केस में फर्म जो है वो कंटिन्यू चलता है। जैसे मान लीजिए कोई नया पार्टनर आया तो फर्म तो चलते रहता है, मगर रिलेशन जो है वो चेंज हो चुका है। पहले ABC था, अब ABCD चारों है। मगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में द फर्म डज नॉट कंटिन्यू इट्स बिजनेस। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नॉट बी क्लोज्ड। हो सकता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज ना हो। क्लोज कहने का मतलब देखिए, जब बिजनेस बंद करते तभी क्लोज होता है, या फिर अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होता है तो बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है। तो जरूरी नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करें, यानी कि कंप्लीट करके कहानी खत्म कर दें। पर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाता है। अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में या फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पार्टनरशिप क्लोज होता है, साथ ही साथ आप जान रहे हो बिजनेस बंद कर रहे हैं। तो बिजनेस अगर बंद कर रहे हैं तो सारे के सारे एसेट्स बेचेंगे और सारे के सारे लायबिलिटी भी पे ऑफ करेंगे। तो कौन से एसेट्स को बेचते हैं, कितना पैसा आता है, कौन से लायबिलिटी को पहले पेमेंट करते हैं, वो हम लोग आगे सीखेंगे अभी। नेक्स्ट कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का ये मतलब नहीं कि फर्म बंद हो रहा, इसका मतलब ये है कि देयर इज चेंज अमंग द एग्जिस्टिंग रिलेशन बिटवीन पार्टनर। मगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहने का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आल्सो। अच्छा, फर्म अगर बंद कर रहे हैं, देखिए पार्टनरशिप के बीच में रिलेशन, पार्टनर के बीच में रिलेशन हो रहा, चेंज हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि फर्म बंद हो रहा। मगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अगर हो रहा है तो फर्म भी बंद हो रहा है और पार्टनर का रिलेशन भी खत्म हो रहा है। बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है मतलब कि फर्म का रिलेशन चेंज हो गया मगर फर्म बंद हुआ नहीं, यानी कि फर्म का डिसोल्यूशन नहीं हुआ, सिर्फ डिसोल्यूशन किसका हुआ? पार्टनरशिप का। पर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहने का मतलब होता है फर्म भी बंद हुआ, और जब भाई फर्म बंद हो गया तो पार्टनर का रिलेशन भी खत्म हो गया, है ना। चलिए, इट इज वॉलेंट्री इन नेचर। ये वॉलेंट्री नेचर होता है, कहने का मतलब पार्टनर लोग जो हैं अपनी इच्छा अनुसार किसी को एडमिट करते हैं या फिर किसी को रिटायरमेंट देते हैं। डेथ तो अलग बात है भाई, मगर इज वॉलेंट्री एंड कंपलसरी नेचर। मगर इसकी बात करें तो ये वॉलेंट्री भी होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और कंपलसरी भी होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग 3 पार्टनर थे और तीनों मिलकर बिजनेस बंद करना चाहते हैं, तो ये हो गया वॉलेंट्री कि चलो भाई बिजनेस बंद करो। पर कोर्ट कह दिया कि नहीं आप अपना बिजनेस बंद करिए, तो उसको कहेंगे कंपलसरी, क्योंकि भाई कोर्ट का ऑर्डर है तो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है सर, कोर्ट क्यों बोलेगा सर, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कब कौन कौन से केसेस में कोर्ट जो है वो आपको बिजनेस क्लोज करने के लिए बोल सकता है। नेक्स्ट है केसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आखिर कब कब पार्टनरशिप फर्म बंद होती है?
आई होप कि आपको पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, अभी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि अभी हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। तो फर्म बंद करने यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि आखिर कब कब हम लोगों को अपना पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्लोज करना पड़ सकता है। इस केस, अभी जो केस हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं है। When all the partner agree to dissolve the firm, सारे पार्टनर कहें कि भाई चलो अब बिजनेस को बंद करो, बहुत चला लिए, ABC था, तीनों बोला बंद कर दीजिए, तो बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों मिलके चालू किए थे, तीनों मिलके बंद कर रहे हैं। कंपलसरी डिसोल्यूशन, कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होता है? When all, या तो सारे, या तो वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कहने का मतलब बैंकक्रप्ट, यानी कि बैंक से लोन ले लिया और पैसा नहीं दे पा रहा है वो। तो कोई इंसान अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, कोई इंसान अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता है, वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता, और अगर एग्रीमेंट ही नहीं कर सकता तो पार्टनर कैसे बन सकता है? इसलिए कोई भी पार्टनर या फिर सारे पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं यानी बैंकरप्ट हो जाते हैं, वो जो लोन लिए हैं वो लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो वो बिजनेस, वो बंदे जो बिजनेस कर रहे हैं वो बंद करना पड़ेगा। जैसे हम मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे थे और हम किसी बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लिए, पर्सनली लोन लिए, पे करने की बारी आई, हम नहीं पे कर पाए। उस केस में क्या होगा कि गवर्नमेंट पहले मेरा प्रॉपर्टी चेक करेगा। मान लीजिए मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, तो भाई गवर्नमेंट क्या मेरा जान थोड़ी ले लेगा। तो उस केस में बैंक को क्या बोला जाएगा कि ये इंसान इंसॉल्वेंट हो गया और आप इससे पैसा नहीं ले सकते। तो अब चूंकि हम इंसॉल्वेंट हो गए तो जिस पार्टनरशिप फर्म में हम काम कर रहे थे वो पार्टनरशिप फर्म भी बंद हो जाएगा, है ना। अच्छा, बाकी के पार्टनर अगर चाहे तो नया पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हैं और बाकी के पार्टनर एक अलग से फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम थे और दो मेरे दोस्त थे, तो वो दोनों चाहे तो एक अलग से फिर से पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करके चालू कर सकता, मगर हम जिस पार्टनरशिप फर्म में थे वो पार्टनरशिप फर्म बंद करना पड़ेगा। और या तो हो सकता है कि तीनों का तीनों पार्टनर जो है वो डिसॉल्व हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल। अनलॉफुल, अनलॉफुल मतलब इल्लीगल। इल्लीगल, इल्लीगल कहने का मतलब जैसे मान लीजिए हम पहले बिहार में लीकर का बिजनेस करते थे। हम पहले बिहार में, हम और मेरे दोस्त लीकर का बिजनेस करते थे, पर अब अचानक से लीकर का बिजनेस नीतीश कुमार इलीगल बोल दिए। तो भाई पार्टनरशिप फर्म में हो चाहे कंपनी के फॉर्म में हो, आपको वो बिजनेस क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। तो ये कंपलसरी डिसोल्यूशन में आ जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट आर द केसेस अंडर कंपलसरी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, व्हाट आर द केसेस फॉर द कोर्ट, है ना। तो ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट मतलब कि कुछ घटना होना। घटना होना कहने का मतलब देखो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी पार्टनर लोग कुछ टर्म के लिए, जैसे 5 साल के लिए पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया गया था फंडामेंटल में कि कभी कभी फिक्स ड्यूरेशन के लिए या फिर किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही वो टास्क कंप्लीट हो गया पार्टनरशिप फर्म बंद, या फिर 5 साल हो गया पार्टनरशिप फर्म बंद। तो इसको कहते हैं हैपनिंग ऑफ एन इंसिडेंट। इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर, या तो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, जो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे इस पॉइंट में जो हम लोग पढ़े। नेक्स्ट कह रहा है फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस, जिस पर्पस से हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए थे। मान लीजिए हम और आप मिलके एक पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिए, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, पुल बना दिए, जैसे ही कंप्लीट हुआ हम दोनों का बीच में पार्टनरशिप भी जो है वो क्लोज हो जाएगा। फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड, है ना। एंड लास्ट है एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। मान लीजिए हम 5 ईयर के लिए स्टार्ट किए थे, 2 ईयर के लिए स्टार्ट किए थे, तो हमको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन करा रहे थे तो हम वैलिडिटी 2 ईयर लिखे थे, तो 2 ईयर के बाद आपको क्लोज करना पड़ेगा। और सर अगर हम दोनों फिर से चाहते हैं तो फिर से आपको पार्टनरशिप फर्म एक नया स्टार्ट करना पड़ेगा। नाम सेम हो सकता है मगर आपको एग्रीमेंट जो है एक नया फिर से बनाना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्या कर रहा है? When any partner giving notice to the other partner can dissolve the firm,
और कोई पार्टनर चाहता है कि नहीं भाई हम नोटिस दे रहे हैं फर्म बंद करो, मान लीजिए हम पार्टनर हैं और आप पार्टनर हैं, हम नोटिस दे दिए कि भाई फर्म बंद करिए, तो इन दैट केस भी पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये तो था जहां पर कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं है। अब हम लोग वो केसेस देखेंगे जहां पर कोर्ट का इंटरवेंशन आता है। तो नेक्स्ट है बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, केसेस इन विच कोर्ट में ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहला केस क्या कह रहा है, आखिर क्यों कोर्ट आपके यहाँ आकर आपके बिजनेस को क्लोज करने की बात कहेगी, या फिर क्यों कोई कोर्ट आपके बिजनेस को क्लोज करने के लिए नोटिस ला सकता है। इसके बारे में सेक्शन 44 पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 44 में लिखा हुआ है। कह रहा है अ पार्टनर हैज बिकम अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मतलब पागल हो गया। तो कोई भी पार्टनर अगर पागल हो जाता है तो हो सकता है कि कोर्ट उसके हित में, जैसे मान लीजिए हम, आप और आपके दोस्त तीनों मिलकर पार्टनरशिप फर्म चालू कर रहे थे, आपका दोस्त जो है वो पागल हो गया, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है ना कि हम और आप मिलके उस चीज का बेनिफिट ले लें और आपके दोस्त को प्रॉब्लम क्रिएट करे, या फिर उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट ना दे पाए क्योंकि वो तो अनसाउंड हो गया। तो वो नई चीजों को समझ सकता है, तो उसके फैमिली वाले या फिर कोर्ट को जब पता चल गया या फिर उसके फैमिली को पता चल गया, तो हो सकता है कि वो कंप्लेन करे कोर्ट के पास, दरख्वास्त दे कि सर ये मेरा एक फैमिली था जो इनके पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर था, मगर अब ये अनसाउंड रह गया है, मगर ये लोग पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं कर रहे और मेरा हिसाब किताब क्लियर नहीं कर रहे। तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर दे देगा कि नहीं, किसी को आप क्षति पहुंचा के आप पार्टनरशिप फर्म नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि कोई पार्टनर अगर अनसाउंड हो गया, काम करते करते पागल हो गया, लूनेटिक हो गया, है ना, लूनेटिक अपंग कहने का मतलब, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म कोर्ट अगर ऑर्डर देती है तो बंद करना पड़ जाता है। When the partner unable to perform his duty as a partner, when a partner is unable to perform his duty as a partner, कोई पार्टनर अगर अपना ड्यूटी एज अ पार्टनर नहीं निभा सकता, जैसे वो पागल हो गया, तो कैसे वो निभा पाएगा अपनी ड्यूटी, तो उस केस में भी पार्टनरशिप फर्म बंद करना पड़ता है। थर्ड, व्हेन द पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट कहने का मतलब होता है, ये सब टेक्निकल टर्म है, ये लॉ का लैंग्वेज है। गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट मतलब होता है आप किसी गलती में पाए गए, यानी कि आप बिजनेस कर रहे थे और हम कोई गलत एक्शन ले लिए, इलीगल एक्टिविटी कर दिए, तो उस केस में भी कोर्ट क्या है, बोल सकता है ठीक है भाई अब आपको पार्टनरशिप फर्म बंद करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है, व्हेन द पार्टनर विलफुली कमिट्स वायलेशन ऑफ लॉ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। विलफुली मतलब इच्छा अनुसार, जानबूझ के एग्रीमेंट, पार्टनरशिप के बीच में जो पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अगेंस्ट जाके काम करता है। जैसे हम लोग ABC 3 पार्टनर थे और एग्रीमेंट कुछ और था, और ए जो है एग्रीमेंट के अगेंस्ट में जाके काम कर दिया, एग्रीमेंट के तहत काम नहीं किया, तो उस केस में भी हो सकता है कि पार्टनरशिप कोर्ट जो है वो क्लोज करने के लिए बोल दे अगर कोई कंप्लेन करेगा तो। व्हेन द पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू थर्ड पार्टी, अगर कोई पार्टनर जैसे ए जो है वो अपने बेटे जेड को सारा इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है, उस केस में भी कोर्ट कहेगा ठीक है जब ए ट्रांसफर कर रहा है तो उस केस में आपको पार्टनरशिप फर्म क्लोज करना पड़ेगा। यानी कि कोई बंदा अगर अपना प्रॉपर्टी, अपना हिस्सा, ए का बेटा जेड है, ए काम नहीं करना चाहता है, जेड को ट्रांसफर कर दिया, उस केस में भी पार्टनरशिप फर्म पुराना वाला जो है वो क्लोज करना पड़ेगा। 6, और फिर से वो चालू कर सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड था और एक्स के जगह पे उसका बेटा ए आ रहा है, तो ए वाई और जेड मिलकर बिजनेस चला सकता है, मगर ये पार्टनरशिप अलग था और ए वाई जेड का पार्टनरशिप फर्म अलग रहेगा। द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट लॉस, है ना, अगर लगातार किसी फर्म को लॉस हो रहा है, जैसे आप मिलके पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे, 1 साल लॉस हुआ, 2 साल लॉस हुआ, 3, 4, 5 साल, लगातार 10 सालों से लॉस हो रहा है, उस केस में भी कोर्ट जो है वो इंटरफेयर करके बोल सकता है कि भाई आप लोग पार्टनरशिप फर्म बंद कर दो। ये सब केसेस है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है, मगर हो भी सकता है ना। तो क्लॉजेज आर ऑलवेज देयर, क्योंकि क्लॉज नहीं रहेगा तो फिर एक्शन कैसे लेगी सेक्शन 44 के तहत,
है ना। तो प्रोविजंस हमेशा होना चाहिए। और लास्ट क्या कह रहा है, द डिसोल्यूशन इज जस्ट एंड इक्विटेबल ड्यू टू सम अदर रीजन। और डिसोल्यूशन बहुत कभी कभी ऐसा होता है ना, सोसाइटी को ध्यान में रख के कोर्ट ऑर्डर दे देती कि देखो सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि ये पार्टनरशिप फर्म बंद हो, और उसको पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म लगातार लॉस बियर कर रहा है, लगातार लॉस बियर कर रहा है 10 सालों से, तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में भी एक बैड इंपैक्ट क्रिएट करेगा कि भाई कैसा फर्म है जो हमेशा लॉस बियर करता है। तो उस केस में भी एक इक्विटेबल रीजन के कारण कोर्ट जो है ऑर्डर दे सकता है कि आप पार्टनरशिप फर्म बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कहने का मतलब जब पार्टनरशिप फर्म बंद होता है तो कैसे कैसे अकाउंट का सेटलमेंट करते हैं। तो उसके लिए आपका सेक्शन है, सेक्शन 48, 49 एंड 55 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड दीज आर एज फॉलोज। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ द लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल शैल बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल। देखिए क्या कह रहा है, किसी भी तरीके का लॉस, पार्टनरशिप फर्म बंद कर रहे हैं और किसी तरीके का लॉस हुआ है तो वो लॉस पिछला कोई प्रॉफिट है तो पहले उससे कंपनसेट होगा। जैसे मान लीजिए एसेट्स बेचने में कोई घाटा हुआ, या फिर मान लीजिए पिछले साल का 50,000 रुपया प्रॉफिट बचा हुआ और इस साल 30,000 का लॉस हो गया, तो ये जो लॉस है पहले कंपनसेट किससे होगा, प्रॉफिट से। और फिर भी प्रॉफिट खत्म हो गया तो उसको अब कंपनसेट करेंगे कहाँ से, कैपिटल से। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जब लॉस होता है तो पार्टनर के कैपिटल को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं लॉस को। तो वही कह रहा है कि अगर किसी भी तरीके का डेफिशिएंसी आता है तो उस डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए सबसे पहले तो प्रॉफिट का पोर्शन को यूज करेंगे, और अगर प्रॉफिट का पोर्शन भी बच जाता है, खत्म हो जाता है, फिर भी डेफिशिएंसी कवर नहीं हुआ है ना, यानी कि एसेट्स बेच के आपको, जैसे सिंपल सा फंडा भाई, एसेट्स बेच के 5 लाख रुपए आया एंड लाइबिलिटी बेच के आपको पैसा आया है, लाइबिलिटी पेमेंट आपको करना 9 लाख रुपया, तो ये 4 लाख रुपया कहाँ से आएगा, तो कुछ प्रॉफिट का पैसा है तो वो दे देंगे, 5 लाख रुपए का एसेट्स है और लाइबिलिटी कितने का, 9 लाख रुपए का, तो 5 लाख तो एसेट्स बेच के आ जाएगा, बाकी का 4 लाख कहाँ से दोगे, तो कुछ प्रॉफिट का पैसा है तो वो दे देंगे, और अगर प्रॉफिट का पैसा नहीं है तो कैपिटल से जाएगा, रिड्यूस होगा, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर। और जिस तरीके से आप मान लीजिए एसेट्स बेचें, एसेट्स अगर फर्म का बिकता है तो सबसे पहले किसको पैसा दें। देखिए जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए हम लोग पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे, हम और आप, तो हमने सारा एसेट्स बेच दिया, अब किसको पैसे पहले किसको पैसा दे दिया जाए, क्या बैंक को दे दें, क्या क्रेडिटर को दे दें, क्या अपनी वाइफ से जो लोन लिए थे फर्म के लिए वो दे दें, क्या दें, है ना। तो फर्म बोल रहा है, देखिए ये एक्ट बोलता है आउटसाइड डेब्ट ऑफ द फर्म विल बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले बाहरी जो लोन है जैसे क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग या फिर बैंक से जो लोन लिए है उसको पहले पे ऑफ करो। आउट ऑफ द, फिर पैसा जो बच जाएगा, आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द लोन्स एंड एडवांसेस बाय द पार्टनर विल बी पेड आउट। फिर लोन और जितना भी लोन पार्टनर के द्वारा लिया गया है या फिर पार्टनर दिया है वो सब का पेमेंट होगा, है ना। जैसे अब बहुत सारा क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें कि पार्टनर लोग जो है, पार्टनर लोन देता है फर्म को, तो जब फर्म बंद होगा तो पार्टनर अपना पैसा मांगेगा ना कि भाई मेरा कैपिटल का भी पैसा दो, लोन का भी पैसा दो। तो पहले किसका पैसा पेमेंट होगा, लोन का पैसा। जैसे मान लीजिए हम पार्टनर हैं, आप भी पार्टनर हैं, आप कैपिटल लगाए, हम कैपिटल और लोन दोनों दिए हैं, मतलब कैपिटल का भी पैसा लगाए, लोन का भी पैसा लगाए। कल को पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा था, एसेट्स बेचे, सबसे पहले क्रेडिटर को पैसा, बैंक लोन को पैसा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पूरा दे देंगे, फिर जो पैसा बचेगा हम उसमें से अपना लोन का पैसा ले लेंगे, पहले कैपिटल भी रहने दो, फिर बच जाएगा तो पार्टनर का कैपिटल का पेमेंट होगा। क्या कह रहा है, देयर आफ्टर द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट विल बी रिटर्न, और फिर भी पैसा बच जाता है तो वो जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट जाएगा।
मान लीजिए 50, सारा लाइबिलिटी पे कर दिए, सारा कैपिटल भी पे ऑफ कर दिए, अब उसके बाद 50,000 रुपया बचा हुआ तो क्या कर दे, दान कर दे मंदिर में? नहीं ना, पार्टनर लोग आपस में क्या कर देगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर की बात करें। अकाउंटिंग प्रोसीजर कहने का मतलब कौन कौन सा अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट। अब सर ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट अभी बनाना सीखेंगे। पार्टनर लोन अकाउंट, अगर कोई पार्टनर लोन दिया, जैसे हम अभी बताए ना कि हम लोन दिए फर्म को, तो पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है और बैंक अकाउंट बनता है। यहाँ पे बैलेंस शीट हम लोग नहीं बनाते। बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि भाई जब फर्म ही क्लोज हो गया, फर्म क्लोज हो रहा है, तो किस बात का बैलेंस शीट भाई, किस बात का बैलेंस शीट, है ना, इसलिए बैलेंस शीट नहीं बनाते। क्या क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, ये एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो, रियलाइजेशन अकाउंट की बात करें, ये एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है। इस अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे एसेट्स और सारे के सारे लायबिलिटी को पहले ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। क्यों ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि भाई पार्टनरशिप फर्म को अगर क्लोज कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पार्टनरशिप फर्म को अगर आप क्लोज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको सारा एसेट्स बेचना पड़ेगा और सारा लायबिलिटी पे ऑफ करना पड़ेगा। तो सारे के सारे एसेट्स बेचेंगे तो उसके लिए आपकी बुक्स बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा रियलाइजेशन में। मगर एसेट्स को ट्रांसफर करने वक्त कुछ बातों का ध्यान में रखते हैं, सारे एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करते हैं, कुछ पॉइंट है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। और लायबिलिटी को भी ट्रांसफर करने वक्त सारे के सारे लायबिलिटी को ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो क्या करते हैं, सारे के सारे एसेट्स और जितने भी एसेट्स ट्रांसफर होने चाहिए और जितने भी लायबिलिटी होने चाहिए ट्रांसफर वो करते हैं। फिर उसके बाद सारे के सारे एसेट्स को बेचने के बाद जितना मिलता है वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही लिखते हैं और उसके बाद बैलेंस करके रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट करते हैं। तो सिंपल है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर अगर लोन दिया है तो पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर अगर कैपिटल लगाया, ऑब्वियस सी बात है कैपिटल लगाया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैश और बैंक बैलेंस। अच्छा, खास बात क्या है कि एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता था कि बैलेंस शीट अगर टैली कर गया तो आपका आंसर सही है। पर इस क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे बाबू, इस तरीके से होगा कि बैंक बैलेंस या फिर बैंक अकाउंट जो बनाओगे ना, बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट जो भी बनाओगे, 1 रुपया भी नहीं बचना चाहिए। मतलब जितना पैसा आया उतना पैसा चला गया, जितना पैसा आया बेच के या फिर जितना पैसा पहले से था वो पैसा को पेमेंट कर दिए पार्टनर को, क्रेडिटर को, सारा का सारा रुपया चला गया। इसको अगर इस तरीके से अकाउंटिंग हुआ और 1 रुपया भी बचता नहीं है तो उस केस में आप समझ जाइए कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो कंप्लीट हुआ और सही तरीके से बना। मतलब सिंपल है, फर्म बंद कर रहे हैं, सारा एसेट्स बेचे, पैसा आया, पहले से कुछ पैसा था, अब सबको पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करेंगे तो पार्टनर आउटसाइड लायबिलिटी को पे करेंगे, बैंक लोन पे करेंगे, पार्टनर का लोन पे करेंगे, पार्टनर का कैपिटल पे करेंगे और जो बचा कुछ है पार्टनर के बीच में बांट देंगे। तो बैंक अकाउंट में 1 रुपया बचना ही नहीं चाहिए या फिर कैश अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं बचना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, अगर 1 रुपया भी बचता है यानी कि आपका जो अकाउंटिंग है वो गड़बड़ी है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपका अकाउंटिंग सही हुआ है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट है रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस। तो इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम रिवैल्यूएशन, ये है रिवैल्यूएशन एंड ये है रियलाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कब क्या बनाते हैं। रिवैल्यूएशन कब बनाते थे, जब एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ होता था, यानी कि कोई पार्टनर आ रहा है तो एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं। मगर रियलाइजेशन कब बनाते हैं, जब फर्म को क्लोज करते हैं, ठीक है। ये क्यों बनाते हैं, रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं, तो टू रिकॉर्ड द नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स एंड लायबिलिटी में जो भी चेंजेस आ रहा है उस चेंजेस को कंसीडर करने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं। पर रियलाइजेशन जो है, इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एंड रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी। हम लोग ये पता करते हैं इससे कि सारे एसेट्स बेचने के बाद
और सारे लायबिलिटी पेमेंट करने में हमको फायदा हुआ कि नुकसान, यानी कि फर्म जब बंद होता है उस समय ये बनता है और एसेट्स एंड लायबिलिटी को बेचने के लिए पेमेंट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट, द फर्म कंटिन्यू टू द फंक्शन विद द चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। रीवैल्यूएशन जब बनाते हैं तो फर्म कंटिन्यू रहता है, जैसा कि आप लोग पहले देख चुके हैं, मगर रियलाइजेशन जब बनाओगे तो भाई फर्म क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, कम्स टू एन एंड। डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू और एंड रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड। रीवैल्यूएशन में क्या करते थे, मान लीजिए एसेट्स का दाम आपका, जैसे बिल्डिंग का दाम 1 लाख रुपया है, मगर मार्केट वैल्यू रिवाइज्ड वैल्यू 1,20,000 रुपया है, तो उस 20,000 रुपये को क्या करेंगे, जो डिफरेंस है, बुक वैल्यू कितना है 1 लाख, बैलेंस शीट में आप लिखें 1 लाख रुपया, यानी कि बुक वैल्यू कितना हो गया 1 लाख रुपया, रिवाइज्ड वैल्यू कितना है तो 1,20,000 रुपया। तो दोनों के डिफरेंस को कहाँ लिखते थे, रिवैल्यूएशन में लिखते थे, मगर रियलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। रियलाइजेशन में क्या होता है, सारे एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, सारे लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं और उसको बेचने के बाद कितना पैसा आया या फिर लायबिलिटी को कितना पैसा दिया ये लिखते हैं। अभी आप लोग को रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर सिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और लास्ट क्या कह रहा है, इट इज प्रिपेयर्ड मेनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। रिवैल्यूएशन, भाई जब नया पार्टनर आएगा या फिर कोई पार्टनर जाएगा रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, ये यानी कि बार बार बनाना पड़ता है। मगर हम लोग बात करें रियलाइजेशन की तो रियलाइजेशन जो है एक ही बार बनेगा, कब, जब फर्म बंद करना है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाए और सारा का सारा ट्रांसफर कर दिए, है ना। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। हम लोग अभी तक डिस्कस किए कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस है, फिर उसके बाद केसेस, कौन कौन से केसेस में आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है ये हम लोग देखें। फिर उसके बाद हम लोग ये चेक किए कि आखिर कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। फिर हम लोग ये समझे कि आखिर डिफरेंस क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। फिर हम लोग ये भी देखें कि रियलाइजेशन अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की चर्चा करेंगे, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं एंड उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी आ पाएगा। एकदम चिंता की बात नहीं है, बहुत ही आसान है, टेंशन फ्री रहिए, आराम से वीडियोस देखिए और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट करके देखो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने का कोशिश किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और अगर आप अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो नालायक तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।